बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th। हम लोग पिछले लेक्चर में एल्गोरिदम्स को स्टडी कर रहे थे, तो हमने एल्गोरिदम्स के अंदर दो टॉपिक कर लिए थे जो इसमें अहमियत रोल उसका हमने बता दिया था, और उसके बाद हमने उसके अंदर जो नोटेशन जब हम एल्गोरिदम लिखते हैं तो नोटेशंस जो उसमें यूज़ होती हैं हमने वो भी उसमें बता दें। तो स्टूडेंट्स, हम अब प्रैक्टिकली उसकी जो एग्ज़ाम्पल्स हैं हमने जो बुक में देखी हैं तो हम उसको आज सॉल्व करेंगे और उनको समझने की कोशिश करेंगे। तो पहली जो एग्ज़ाम्पल है वो है आपकी एग्ज़ाम्पल नंबर 1 एल्गोरिदम की। उन्होंने 2 से शुरू किया हुआ है, इसका मतलब वो एल्गोरिदम्स की उन्होंने किया है टू फाइंड द, इस तरह से। तो राइट एल्गोरिदम, मैं यहाँ से लिख रहा हूँ राइट एल्गोरिदम टू फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ टू फाइंड द sum product and average of 5 given numbers। तो ये स्टूडेंट्स पहली एग्जांपल है। अब इसमें आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि इनपुट्स क्या होंगी और आउटपुट क्या होंगी, और हमारा जो है वो प्रोसेसिंग किस चीज़ को करना पड़ेगा। तो ये सबसे पहले इनपुट हमने आइडेंटिफाई की कि 5 गिवन जो है वो नंबर्स होंगे जो कि इनपुट किए जाएंगे। और स्टूडेंट्स इसके बाद हमने देखा हमने जो फाइंड करना है, कैलकुलेट करना है, तो वो ये है 3 चीज़ें जो कि सम, प्रोडक्ट एंड एवरेज हैं। तो अब इसका एल्गोरिदम लिखते हैं। तो स्टूडेंट्स हमने इसको स्टेप फॉर्म में लिखना है स्टूडेंट्स। तो स्टेप 1, हमने हमेशा कल जो नोटेशंस पढ़ी थी उसके अंदर हमने देखा था कि सबसे पहले हमें जो है वो लॉजिकल स्टार्ट देना पड़ता है, तो उसके लिए कीवर्ड हम यूज़ करते हैं स्टार्ट। तो स्टेप 1 में हमने लिख दिया स्टार्ट, यानी कि यहाँ पर हमारा लॉजिकल स्टार्ट हो गया। और इसी तरह से जब हमारा ये एल्गोरिदम ख़त्म होगा तो हम वहाँ पर लिखेंगे एंड या स्टॉप लिख सकते हैं। तो स्टेप 1 हो गया। स्टेप 2, अब स्टूडेंट्स हमने नंबर्स पुट करवाने हैं जो 5 नंबर थे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे उसके लिए इनपुट नंबर्स। अब उसमें n0 पहला नंबर हो जाएगा, n1 दूसरा, n2 तीसरा, n4 चौथा, n5 पाँचवा नंबर हो जाएगा। तो हमने 5 नंबर इसमें इनपुट करा लिए n0 से लेकर n5। अब यहाँ पर 1 से भी कर सकते हैं, n1 n2 n3 और so on 5 जो है वो 3 इसमें स्किप किया मैंने, तो यहाँ से 3 और 4 बनता है, 3 and 4। तो आप उसमें 1 से लेकर 5 तक भी लिख सकते हैं, n1। ये इसमें आपके लिखने की बात है, इसमें कोई ऐसी टेंशन नहीं है। तो कंप्यूटर अक्सर 0 से हम लिखते हैं कंप्यूटर में, तो इसलिए हम जो है 0 से स्टार्ट किया है। अब स्टूडेंट्स पहले हमने सम फाइंड करना है, तो हमने यहाँ पर नोटेशन यूज़ करनी है सेट। अब सेट का काम जो होता है ये इस तरह से समझ लें, जैसे हमने ये लिखना है कि सम इज़ इक्वल टू n1 सॉरी n0 से है तो n0 n1 n2
n3 प्लस n4। अब इसका मतलब ये हमारे पास एक वेरिएबल सम है जिसको हम वैल्यू असाइन कर रहे हैं इन सब वैल्यूज़ को ऐड करके। तो सेट का मतलब भी यही होता है। तो यहाँ पर लिखते हैं यानी कि सम इज इक्वल टू हम लिख लें या फाइंड सम इज इक्वल टू या सेट सम टू। अब इसका मतलब यही होगा कि सम इज इक्वल टू सेट सम टू। अब आगे नंबर्स लिख देने हैं n0 प्लस n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस n4। तो ये जो इनका कैलकुलेट करके आंसर होगा ये सेट क्या करेगा, इसको सम को वैल्यू असाइन कर देगा। तो ये हमारी कैलकुलेशंस हो रही है, प्रोसेसिंग हो रही है यहाँ पर। अब स्टेप नंबर 4 स्टूडेंट्स, हमने सम जैसे फाइंड किया इसी तरह से हम सेट करेंगे। सेट अब प्रोडक्ट टू आप सिंपल प्रोड भी लिख सकते हैं जिससे हमें पता चल जाए प्रोडक्ट टू। अब आपको पता है कि प्रोडक्ट किस तरह से फाइंड करते हैं, वो इन नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो n0 मल्टीप्लाई बाई n1 मल्टीप्लाई बाई n2 मल्टीप्लाई बाई n3 मल्टीप्लाई बाई n4। तो इस तरह से ये हमारी प्रोडक्ट भी फाइंड हो जाएगी। अब स्टूडेंट्स हमारे पास जो है एक और चीज़ कैलकुलेट करने के लिए रह गई है। स्टेप 5 आपको बुक में उन्होंने जो दिया हुआ है वो इस तरह से दिया है कि एवरेज सेट सम सेट एवरेज इज इक्वल टू n0 प्लस n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस n4 ओवर डिवाइडेड बाई 5। तो यानी कि डिवाइड बाई 5 करना है, नंबर ऑफ़ वैल्यू से हमने इसको डिवाइड करना होता है। तो क्योंकि 5 वैल्यूज़ हैं तो हमने उसको 5 से डिवाइड करना है। अब स्टूडेंट्स आप देखते हैं कि इस तरह से भी लिखा जा सकता है। तो ये हमने पहले भी कैलकुलेट किया हुआ है, ये यहाँ तक हमने और इसको सम के अंदर स्टोर किया हुआ है। तो हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि सम, क्योंकि आपको पता है वैल्यू एवरेज किस तरह से फाइंड होती है, सम ऑफ द नंबर्स डिवाइडेड बाई द नंबर ऑफ वैल्यूज़। तो सम डिवाइडेड बाई 5, ये दो तरीके हैं स्टूडेंट्स। आप इसको हम इसके एवरेज को सेट कर सकते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पर हमने अब बताना है उसे कि सेट एवरेज टू, यहाँ पर बुक के हिसाब से अगर चलें तो ये है n0 n प्लस n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस n4। तो स्टूडेंट्स आप बुक को देखना चाहें उसको फॉलो करें तो भी कोई मसला नहीं है। सम डिवाइडेड बाई 5। अब क्योंकि सम हमारे पास पहले से ही फाइंड हो चुका होगा तो हमने इसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो स्टेप, अब स्टूडेंट्स हमने ये तो कैलकुलेट करा लिया कि कौन सी वैल्यू जो है वो सम की होगी और एवरेज की क्या वैल्यू होगी, ये हमने कैलकुलेट करा ली। अब ज़ाहिर है इसको हमने डिस्प्ले भी कराना है। तो डिस्प्ले कराने के लिए हम कीवर्ड यूज़ करते हैं प्रिंट का। तो प्रिंट, अब 3 चीज़ें हमने प्रिंट करानी है, सम भी, प्रोडक्ट भी एंड एवरेज। ये तीनों एक ही लाइन में हमने प्रिंट करा दी। तो यहाँ पर हमारा काम ख़त्म हो गया, डिस्प्ले करा दिया रिज़ल्ट भी। तो जहाँ पर काम ख़त्म हो जाए तो हमने इसको लॉजिकल एंड देना है ताकि हमारा जो पता चल जाए कि ये यहाँ से एल्गोरिदम जो है वो एंड हो रहा है। तो आपने देखा स्टूडेंट्स कि इसमें हमने किस तरह से वैल्यूज़ ली और उनको कैसे कैलकुलेट कराया और उसके लिए कौन कौन से कीवर्ड्स यूज़ किए इसमें। तो स्टूडेंट्स आपने इसको अच्छी तरह से याद भी कर लेना है। अब आपने इनके स्टेप्स को देख लें दोबारा से। स्टेप 1 स्टार्ट, यहाँ पर हमने स्टार्ट किया। स्टेप 2
यहाँ पर इनपुट हो रही है, नंबर्स जो हैं वो n0 यानी कि हम नंबर्स इनपुट नंबर्स करवाएंगे, n1 इसमें स्टोर हो जाएगी पहली वैल्यू, दूसरी वैल्यू n1 में, तीसरी n2 में, चौथी n3 में और पांचवी वैल्यू n4 में हो जाएगी। अब इसके बाद हमने सेट किया सेट सम टू, इसका मतलब सेट सम इज़ इक्वल टू, या आप सिंपल कह सकते हैं एंटर फाइंड सम इज़ इक्वल टू, तो ये इसका मतलब है सेट सम टू का। तो ये हमने फाइंड करा लिया। उसके बाद प्रोडक्ट फाइंड करा ली हमने, मल्टीप्लाई करा के नंबर्स को एवरेज फाइंड करा ली, सम डिवाइड बाई, जो हमारा आंसर पहले भी आया तो हमने उसको यूज़ कर लिया, सम डिवाइडेड बाई 5। आप बुक के हिसाब से देखें तो ये इस पूरे लाइन को यहाँ से यहाँ तक n0 प्लस n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस n4 डिवाइडेड बाई 5 भी कर सकते हैं। तो प्रिंट सम हमने अब डिस्प्ले करा दिया, सम प्रोडक्ट एवरेज एंड, उसके बाद हमारा लॉजिकल एंड हो गया। तो ये देखें कि इस तरह से एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर हमारे पास बन गया। ये एक जो हमारे पास प्रॉब्लम थी इसको सॉल्व करने का। तो अब हम चलते हैं, बढ़ते हैं आगे स्टूडेंट दूसरी एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 2 है। अब ये एग्जाम्पल नंबर 2 जो है, इसमें ये कहता है टू फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट विद द गिवन मास एंड अप्लाइड फोर्स। हमने इसमें क्या फाइंड करना है, यानी कि एल्गोरिथम लिखना है, राइट एल्गोरिथम टू फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ a moving object acceleration of moving object with the given mass with the given mass एंड अप्लाइड फोर्स, यानी कि उस पर जो हमने अप्लाइड फोर्स जो लगानी है उसके ऊपर फोर्स, उसे अप्लाइड फोर्स कहते हैं। तो उसके ऊपर डिपेंड करता होता है कि कितना इसमें एक्सेलरेशन पैदा किया गया। तो ये स्टूडेंट हमने फ़िज़िक्स के अंदर हमने पढ़ा होगा आप लोगों ने 9th में। तो इसका फार्मूला लिख लेते हैं कि F, आपको पता है कि F इज़ इक्वल टू होता है ma। तो स्टूडेंट्स हमें पता है कि यानी कि फोर्स इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाई बाई एक्सेलरेशन। मैं एक्सेलरेशन के थोड़ी सी जगह कम है तो इसको लिख लेते हैं इस तरह। एक्सेलरेशन यानी कि मास को मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन से करते हैं तो हमारे पास ये फोर्स की वैल्यू आ जाती है। तो अगर अब हमें दो चीज़ें दी हुई हैं, मास और फोर्स, तो ज़ाहिर है अपने एक्सेलरेशन फाइंड करना है। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, इज इक्वल टू हो जाएगा फोर्स, मास इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ तो इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, फोर्स डिवाइडेड बाई मास। तो स्टूडेंट्स ये आपका फार्मूला है जो कि हमने इसमें यूज़ करना है स्टूडेंट्स। तो इसमें देखें आपको एक्सेलरेशन की वैल्यू तो फाइंड करनी है, तो इसको तो इनपुट कराने की ज़रूरत नहीं है, ये तो कैलकुलेट होकर वैल्यू साइन होनी है। तो इसमें दो चीज़ें जो है वो हमें यूज़र से इनपुट करानी पड़ेगी, वो है फोर्स एंड मास। तो अब हम इसमें जो है वो हमने इनपुट्स भी देख ली कि कौन कौन सी होंगी। ये दो इनपुट्स होंगी स्टूडेंट्स, फोर्स एंड मास इनपुट कराएंगे और कैलकुलेशन करने के लिए ये मैंने फार्मूला ये लिखा है, ये कैलकुलेशन एक्सेलरेशन इज इक्वल फोर्स डिवाइडेड बाई मास, ये कैलकुलेशन होगी। और फाइंड क्या होगा, ये हमारे पास आउटपुट है कि आउटपुट जो है हमारी एक्सेलरेशन आएगी। ये इनपुट्स हैं और ये जो हमने डिवाइड किया फोर्स डिवाइडेड बाई मास, ये हमारा फॉर्मूला है जो एक्सेलरेशन को हमने
वैल्यू असाइन करने के लिए यूज़ करना है। तो अब बढ़ते हैं इसको सॉल्व करने की तरफ। तो एल्गोरिदम इसका हम लिखते हैं स्टेप 1। तो स्टूडेंट्स स्टेप 1 में आप बताएंगे क्या करना है हमने, स्टार्ट। उसके बाद स्टेप 2। स्टूडेंट स्टेप 2 के अंदर अब हमने इनपुट करानी है दो चीज़ें। इनपुट नंबर्स किस किस के नंबर होंगे, ज़ाहिर है वो फोर्स एंड मैथ्स के होंगे। तो हम इसमें लिख देंगे मैथ्स कॉमा फोर्स, यानी कि दो नंबर उसने पुट करने हैं, पहला मैथ्स का होगा वैल्यू और दूसरी फोर्स की होगी। अब स्टेप 3 के अंदर स्टूडेंट्स हमने अब कैलकुलेट करने के लिए वैल्यू फार्मूला लिख देना है। तो सेट करना पड़ेगा हमें, ये सेट एक्सेलरेशन टू फोर्स डिवाइडेड बाई मैथ्स। तो हमने ये सेट कर लिया। तो स्टूडेंट नेक्स्ट हमारा स्टेप जो होगा, स्टेप नंबर 4, हमने फोर्स को फाइंड करा, एक्सेलरेशन को फाइंड करा लिया। तो अब इसको आउटपुट करा देंगे। तो उसके लिए प्रिंट भी यूज़ कर सकते हैं। आउटपुट वर्ड हमने कीवर्ड्स में यूज़ किया था, आउटपुट भी लिख सकते हैं, आउटपुट एक्सेलरेशन। अब एक ही चीज़ इसमें फाइंड करवाई है तो एक्सेलरेशन हमने वो लिख दिया, आउटपुट एक्सेलरेशन। स्टेप 5 अब हमारा इसके बाद एंड हो जाता है। तो ये हमने एंड कर दिया। तो सबसे पहले हमने देखा, स्टार्ट किया, इससे पता चल गया कि हमारा एल्गोरिदम स्टार्ट हो रहा है। फिर हमने उसमें मैथ्स और फोर्स की वैल्यू इनपुट करा ली। फिर उसके बाद एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड कराने के लिए उसका फार्मूला लिख लिया सेट करके, सेट एक्सेलरेशन टू फोर्स डिवाइडेड बाय मैथ्स। फिर हमने आउटपुट एक्सेलरेशन करवा दिया, जिससे डिस्प्ले यहाँ पर प्रिंट लिखा था, तो ये आउटपुट भी लिख सकते हैं। एंड इस तरह से हमारा हो जाता है स्टूडेंट्स इसमें। तो ये जो एक्स्ट्रा चीज़ें थी हमने लिखी, ये समझने के लिए ये मैं बता रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स एग्जाम्पल नंबर 2 जो है आपको उम्मीद है समझ आ गई होगी। अब अगली बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 में हमने फाइंड आउट कराया है कि एल्गोरिदम टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब। To find the volume of a cube। एक क्यूब का वॉल्यूम फाइंड कराने के लिए उन्होंने ये कैलकुलेशंस कराई हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर पहले हमें क्यूब की समझने की ज़रूरत है स्टूडेंट्स। तो ये दो अच्छी तरह से स्क्वायर बनाकर उनको आपस में जोड़ दें। तो ये एक किस्म का हमारे पास एक क्यूब आ जाता है। तो स्टूडेंट्स क्यूब की ये तमाम साइड्स, यानी कि उसकी विड्थ, उसकी लेंथ और इसकी हाइट, ये तीनों साइड जो होती हैं वो इक्वल होती हैं, तब क्यूब बनता है। अगर नहीं तो क्यूबॉइड बन जाता है। तो हमने क्यूब के लिए यानी कि साइड इसकी ये भी इक्वल होगी, ये साइड जो हमारी फॉर एग्जांपल हम इसको कह देते हैं ये विड्थ है इसकी, ये लेंथ है और ये इसकी हाइट है। तो ये भी तीनों चीज़ें जो है वो एच इज इक्वल टू होगी
विड्थ इज इक्वल टू होगी लेंथ के, तो इसमें तीनों साइड इक्वल होती हैं, इसको इसलिए हम लोग साइड कह देते हैं। तो वॉल्यूम हमेशा आपको पता है कि जब भी फाइंड करते हैं किसी चीज़ का तो उसका पहले बेस एरिया निकालते हैं। तो इसमें बेस जो है वो ये और ये इसके दोनों से मल्टीप्लाई कराते हैं, तो ये भी दोनों साइड्स हैं क्योंकि स्क्वायर टाइप है, तो साइड मल्टीप्लाई बाई साइड बेस एरिया आएगा, और जो हाइट होती है उसको मल्टीप्लाई करा देते हैं इसके साथ। तो इस तरह से हाइट भी साइड के बराबर ही है इनकी सारी, तो इसलिए उसको भी साइड से मल्टीप्लाई करा दिया। तो इस तरह से वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो है वो किसके इक्वल आ गया, साइड मल्टीप्लाई बाई साइड मल्टीप्लाई बाई साइड। तो किसी भी चीज़ फिगर का याद रखें, चाहे वो क्यूबॉइड है या कोई और चीज़ है, कौन है, तो उसका हमेशा एरिया फाइंड वॉल्यूम फाइंड करते वक्त हमें एरिया ऑफ बेस फाइंड करना होता है और फिर मल्टीप्लाई करना होता है उसकी हाइट के साथ। बाकी कुछ कम बेश करने के लिए, कभी बेशी करने के लिए कुछ हम और चीज़ें भी मल्टीप्लाई उसके साथ कर लेते हैं। तो ये स्टूडेंट, अब हमारे पास जो क्यूब है, तो क्यूब का फार्मूला हमने फाइंड कर लिया कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब विल बी इक्वल टू साइड मल्टीप्लाई बाई साइड मल्टीप्लाई बाई साइड। तो यहाँ पर हम अब आपके सामने ये जो अच्छी तरह से एलेबोरेट हो गया इसका एरिया, उन्होंने फार्मूला नहीं दिया, तो अब इसका हम एल्गोरिथम लिखते हैं। स्टेप 1, उसमें हमने स्टार्ट करना है इसको। अब स्टूडेंट इसमें सिर्फ एक चीज़ इनपुट करानी पड़ेगी, यानी कि उसकी एक साइड क्यूब की, तो हमें इनपुट करा लेते हैं। स्टेप 2, इनपुट साइड, वैल्यू ऑफ साइड भी कह सकते हैं, तो नंबर, आपकी बुक में नंबर उन्होंने लिखा है, वैसे वैल्यू ऑफ साइड भी कह सकते हैं इसको। तो नंबर क्या लिखना है, साइड, इनपुट नंबर साइड। तो साइड के अंदर जो है वो नंबर आपने लिखना है जो भी, तो वो उसका ऑटोमेटिकली इसके अंदर स्टोर हो जाएगा जो भी नंबर लिखेंगे इनपुट करके। स्टेप 3, अब हमने फॉर्मूला इसका वॉल्यूम फाइंड करने के लिए लिखना है, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू साइड मल्टीप्लाई बाई साइड मल्टीप्लाई बाई साइड। तो स्टूडेंट, ये वॉल्यूम फाइंड कर लिया आप लोगों ने। अब हमने इस वॉल्यूम को आउटपुट भी कराना है। स्टेप 4, तो वॉल्यूम आपने आउटपुट कराना है, डिस्प्ले कराना है, रिज़ल्ट को शो कराना है, तो आउटपुट वॉल्यूम हम यहाँ लिख देंगे। ये ख्याल रखना होता है कि जो हमने वेरिएबल के स्पेलिंग यहाँ लिखे होते हैं वही यहाँ पर भी होने चाहिए, इसका नहीं तो इशू बन जाता है प्रोग्राम लिखते वक्त। स्टेप 5 हमारा ये ख़त्म हो गया, एंड कर देंगे अब इसको जी। तो स्टूडेंट्स, ये आपको टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब एल्गोरिथम समझ आ गया। अब हम बढ़ते हैं इसमें स्टेप्स को एलेबोरेट कर देता हूँ एक दफ़ा फिर से। लिखे हुए स्टार्ट हमने किया, फिर इसमें इनपुट कराई साइड, फिर हमने उसका वॉल्यूम साइड मल्टीप्लाई बाई साइड से कर लिया, फिर हमने आउटपुट निकाली, उसका जो है वो आउटपुट थी वो डिस्प्ले करानी थी हमने, तो आउटपुट वॉल्यूम को करा दिया, फिर उसके बाद एंड हो गया। तो स्टूडेंट्स, अब आपको एक उन्होंने एक्टिविटी दी हुई है, और वो एक्टिविटी ये है कि जो हमारे पास फिगर है आपका, यही जो आपको दिया हुआ है 3rd नंबर एग्जाम्पल, इसको उन्होंने कहा कि चेंज करें, चेंज द अबव एल्गोरिथम टू फाइंड वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर एंड स्फीयर। इसको एक्टिविटी है 1.7,
सिलेंडर एंड स्फीयर का वॉल्यूम फाइंड करने के लिए उन्होंने कहा चेंज करें। सिलेंडर आपको पता है ये शेप जो है उस सिलेंडर की इस तरह से होती है, ऊपर और नीचे इसके दो सर्कल्स होते हैं। और स्फीयर गेंद की तरह आप कह लें उसे, ये शेप होती है। तो इसको, लेकिन इसमें हाइट भी ऊपर की तरफ होगी। पूरी गेंद समझ लें आप, जो खेलते हैं क्रिकेट के लिए यूज़ करते हैं आप, तो उसको। तो इनका जो उन्होंने फार्मूला दिया हुआ है स्फीयर का, होता है 4/3 पाई आर क्यूब। और जो सिलेंडर होता है इसका होता है, इसका एरिया बेस जो बनता है बेटा वो पाई आर स्क्वायर बनता है। तो इसका हाइट से मल्टीप्लाई करा देंगे, तो इस तरह से इसका फार्मूला जो है वो पाई आर स्क्वायर। अब इसकी जो ये हाइट है h, यहाँ तक r है, तो पाई आर स्क्वायर h, ये इसका फार्मूला बन जाता है। तो स्टूडेंट्स हमने पाई के लिए तो सिंपल यूज़ कर लेनी है 3.14 इसकी वैल्यू है। अब आप इसको चाहते हैं तो इसमें इनपुट नंबर, इस स्टेप को हम क्या करेंगे, पहले हम सिलेंडर का देख लेते हैं कि सिलेंडर के लिए हमने स्टेप नंबर 2 को इनपुट, यहाँ पर नंबर लिखा। अब इसमें फाइंड क्या लेना पड़ेगा हमें, इसमें दो चीज़ें सिलेंडर के लिए लेनी पड़ेंगी, आर स्क्वायर और h। तो यहाँ पर हमने दो नंबर ले लेने हैं, रेडियस और हाइट। रेडियस और हाइट को लिया। अब उसके बाद हमारा जो वॉल्यूम है इसका फॉर्मूला, दूसरा स्टेप 3 जो है वो स्टार्ट वाला वैसे ही रहेगा। स्टेप 3 जो है उसमें वॉल्यूम को हम वैसे ही लिखेंगे और इज इक्वल टू हो जाएगा, ये पाई की वैल्यू है 3.14, तो यहाँ पर हम लिख देंगे सेट वॉल्यूम टू, सेट वॉल्यूम टू, आपके बुक के हिसाब से मैं कर रहा हूँ, वैसे वो भी ठीक है, सेट वॉल्यूम टू। अब हमारा फार्मूला जो है वो 3.14 मल्टीप्लाई बाई आर, मल्टीप्लाई बाई आर जो हमारा है रेडियस है, हमने रेडियस ऊपर लिखी है उसकी वैल्यू, रेडियस मल्टीप्लाई बाई रेडियस मल्टीप्लाई बाई हाइट। ये आपका ये फार्मूला हो गया। अब आगे स्टेप जो है वो आउटपुट वॉल्यूम में होगा। हमने यहाँ वॉल्यूम ही लिखा है तो वॉल्यूम भी वही और एंड भी वही हो जाएगा। तो ये दो स्टेप हमारे चेंज हो रहे थे टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो दूसरा स्फीयर है। अब स्फीयर में अगर देखें तो ये हमारी हाइट उसमें नहीं चाहिए, क्योंकि देखो पाई आर क्यूब जो है उसका फार्मूला है। तो पाई आर क्यूब जो है फार्मूले को आपने करने के लिए सिर्फ हमें रेडियस की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पर जो उसकी चेंज हो जाएगी 3.14 तो ऐसी रहेगी, रेडियस मल्टीप्लाई बाई रेडियस तो मल्टीप्लाई बाई रेडियस, क्योंकि आर क्यूब है तो यहाँ पर इसलिए उसकी चीज़ इस तरह से चेंज हो जाएगी। बाकी फिर हमने इसको भी वॉल्यूम के अंदर ही स्टोर किया हुआ, तो आउटपुट हमारी वॉल्यूम हो जाएगी और एंड हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स इस तरह से ये एक्टिविटी भी हमने सॉल्व कर ली। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा और जो आज हमने एल्गोरिथम के पढ़े हैं इनको अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिएगा।